डियर स्टूडेंट्स, हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे न्याय की अवधारणा। और न्याय की अवधारणा में हमने दो अवधारणाएं पढ़ ली थी। सबसे पहले जो ग्रीक यूनानी जो नागरिक हैं, प्लेटो की न्याय संबंधी परिभाषा हमने पढ़ी थी कि प्लेटो न्याय को जो है आंतरिक वस्तु मानता है, ठीक है। और दूसरा हमने अरस्तु का न्याय सिद्धांत पढ़ा था कि अरस्तु जो है प्रत्येक व्यक्ति में तीन गुणों की बात करता है, ठीक है। और तीन गुणों के आधार पर समाज के तीन वर्ग बनाता है, और उसी के आधार पर वो जो कहता है कि जिस व्यक्ति में जिस गुण की अधिकता होगी वह उसी के आधार पर जो है उसी को वो पद प्राप्त होना चाहिए। तो अरस्तु जो है न्याय को दो भागों में बांटता है, एक वितरणात्मक न्याय और दूसरा सुधारात्मक न्याय, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे न्याय की जो परिभाषा, मध्यकाल में न्याय की परिभाषा क्या थी, ठीक है। तो मध्यकाल में न्याय संबंधी विचार, देखिए 12वीं शताब्दी से लेकर के और 15वीं और 16वीं शताब्दी तक का जो काल है वो मध्यकाल कहलाता है। उस समय दुनिया भर में कई ऐसे राजनीति शास्त्री हुए हैं जिन्होंने न्याय संबंधी परिभाषा अलग, ये प्राचीन परिभाषा थी। जबकि मध्यकाल में, जो उस काल में जब राजतंत्रों का जन्म हुआ, उस काल में न्याय किसे माना जाता है, ठीक है। तो इनमें मध्यकाल में न्याय की परिभाषा देने वाले प्रमुख विद्वान थे संत ऑगस्टाइन। इन्होंने मध्यकाल में न्याय संबंधी परिभाषा दी थी, ठीक है। संत ऑगस्टाइन ने क्या कहा था? मध्यकाल में राज्य के लिए न्याय को अनिवार्य माना था। इन्होंने राज्य के लिए अनिवार्य माना था न्याय को, राज्य के लिए, कि जो राज्य न्याय नहीं कर सकता या जो अन्याय पर आधारित राज्य है वो लंबा नहीं चल सकता, वो शीघ्र नष्ट हो जाता है। इसलिए उन्होंने राज्य के लिए अनिवार्य माना है कि जो राज्य न्याय पर चलता है, जो प्रजा के साथ न्याय करता है, वो राज्य लंबा समय तक टिका रहता है, ठीक है। संत ऑगस्टीन ने एक पुस्तक लिखी थी, इसके प्रश्न भी आता है। उस पुस्तक का नाम है द सिटी ऑफ गॉड, द सिटी ऑफ गॉड। ये किसकी पुस्तक है? संत ऑगस्टाइन, ठीक है। भगवान का शहर, द सिटी ऑफ गॉड। इस पुस्तक में उन्होंने लिखा है कि जिन राज्यों में न्याय विद्यमान नहीं होता, जिन राज्यों में, देखिए कोटेशन पूछी जा सकती है, जिन राज्यों में न्याय विद्यमान नहीं होता वह केवल चोर उच्चकों की खरीद फरोख्त है, वह केवल चोर उच्चकों की खरीद फरोख्त है। इसका मतलब क्या हो गया कि जिन राज्यों में न्याय नहीं होता है, यानी राज्य के लिए न्याय को कितना इंपॉर्टेंट माना है उन्होंने। संत ऑगस्टाइन ने कहा है कि जिन राज्यों में न्याय नहीं होता है, जिन राज्यों में राजा न्याय की तरफ ध्यान नहीं देता है, वहाँ वो राज्य है ही नहीं, वो तो क्या, केवल चोर उच्चकों की खरीद फरोख्त। यानी चोरों, जिस प्रकार चोरों के लिए कोई नियम नहीं होते हैं, वो किसी का धन चुरा लेते हैं, उसी प्रकार बिना न्याय के राज्य की भी स्थिति उसी प्रकार होगी, ठीक है। संत ऑगस्टाइन की एक और बात विशेषता है कि उन्होंने न्याय को ईश्वरीय राज्य से जोड़ा है, न्याय को ईश्वरीय राज्य से जोड़ा है कि जिस राज्य में न्याय होगा वहाँ भगवान खुद आए, विद्यमान होते हैं। ईश्वरीय राज्य यानी द सिटी ऑफ गॉड में उन्होंने कहा है कि जिन राज्यों में न्याय विद्यमान है वहाँ भगवान का शासन है। जैसे हम भी तो कहते हैं राम राज्य, कि भगवान राम के राज्य में कोई दुखी नहीं था, हर व्यक्ति को उसका योग्यता के अनुसार प्राप्त होता था, ठीक है। तो भाई राम राज्य वापस स्थापित होना चाहिए। तो इसका मतलब न्याय का ईश्वरीय राज्य माने, यानी जहाँ न्याय विद्यमान है वहाँ
भगवान खुद विद्यमान होते हैं, इसलिए उन्हें न्याय को ईश्वर से जोड़ा है। ठीक है, और हर व्यक्ति को राज्य के प्रति कर्तव्य पालन करना ही न्याय है। ठीक है, ये भी परिभाषा संत ऑगस्टाइन ने दी थी। इसके अलावा मध्यकाल में एक तो संत ऑगस्टाइन हो गए, एक और विद्वान हैं जिन्होंने न्याय की परिभाषा दी थी, उनका नाम है संत थॉमस एक्विनास। संत थॉमस एक्विनास। संत थॉमस एक्विनास। ठीक है, इन्होंने कानून और न्याय को एक दूसरे से संबंधित माना है। कानून व न्याय, कि न्याय कैसे स्थापित होगा? कानून से। कानून जितना उचित होगा उतना ही न्याय अधिक प्राप्त होगा। वर्तमान में हम देखते हैं न्याय किस में जुड़ा हुआ बंधा है? कानून से। अगर आपने कोई कानून तोड़ा तो आपको सजा प्राप्त होगी। तो पहले वैसे विद्वान हैं जिन्होंने कानून और न्याय को एक दूसरे से जुड़ा हुआ माना है, अर्थात कानून और न्याय को एक दूसरे से संबंधित माना है। वो विद्वान है संत थॉमस एक्विनास। अब उसकी परिभाषा क्या है? संत थॉमस एक्विनास के अनुसार न्याय एक व्यवस्थित व उन कर्तव्यों का पालन करने में है, उन कर्तव्यों का पालन करने में है जिनकी व्यवस्था मांग करती है, जिनकी व्यवस्था मांग करती है, व्यवस्था मांग करती है। अर्थात उन कानूनों को, अगर उन कर्तव्यों का पालन, यानी हर व्यक्ति अपने अपने कर्तव्यों का पालन करे, यह समाज के द्वारा मान्य है। एक पिता का कर्तव्य है अपने बच्चों को पालन पोषण करना, उन्हें बड़ा करना, उन्हें योग्य शिक्षा देना, उचित शिक्षा देना। एक पुत्र का कर्तव्य क्या है? अपने माँ बाप की सेवा करना बुढ़ापे में। ठीक है, तो सब जब अपने अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे, व्यवस्थित तरीके से अपने अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे, जो समाज के लिए योग्य है, जो समाज के लिए मान्य है, उन कर्तव्यों का पालन करने को ही संत थॉमस एक्विनास ने न्याय कहा है। ठीक है, तो ये हो गई मध्यकाल की बात। अब हम पढ़ते हैं आधुनिक समय में न्याय किसको माना गया। तो आधुनिक समय में जैसे हम पढ़ते हैं कि वर्तमान में न्याय क्या है भाई। शुरुआत में प्राचीन ग्रीक यूनान में जो है न्याय आंतरिक वस्तु मानी गई थी। मध्यकाल में न्याय जो है वो कर्तव्य पालन को माना गया था। अब हम पढ़ते हैं आधुनिक काल में, आधुनिक काल में न्याय संबंधी विचार। अब आधुनिक समय में कुछ विद्वान हुए हैं जिन्होंने न्याय की परिभाषा दी। आधुनिक समय मतलब 18वीं शताब्दी से लेकर वर्तमान तक। ठीक है, तो उसमें से एक विद्वान हुए डेविड ह्यूम। डेविड ह्यूम ने माना है कि न्याय का अर्थ केवल नियमों की पालना करना, केवल नियमों की पालना करना ही न्याय है। ये परिभाषा किसने दी है? डेविड ह्यूम। कि नियमों की पालना करना, यानी जो नियम सरकार ने बना रखे हैं, जो हमारे शासक ने बना रखे हैं, उन नियमों की पालना करना ही न्याय है। और ये नियम कौन से हैं भाई? अभी अगर सरकार ये नियम बना दे कि हर आदमी को अपना अपना हाथ काट के देना है, तो ये नियम उचित है क्या? नहीं। नियम कौन से? नियम भी कैसे होने चाहिए? सरकार के द्वारा बनाए गए नियम वो नियम होने चाहिए, और नियम वह है जिसे सभी का हित हो। नियम वे हैं जिनमें सभी का हित हो। नियम वे हैं जिनमें
सभी का क्या हो, हित हो। अगर कोई कठोर नियम बना दिया या जिससे प्रजा का नुकसान हो रहा है तो वो नियम पालने योग्य नहीं है, उनमें पालने को हम न्याय नहीं कहेंगे। ठीक है, तो आधुनिक समय में वो हम वही नियम उन्हीं का पालन करते हैं जो हमारे लिए उचित है, जिससे पूरे समाज का भला होता है। जैसे क्या उदाहरण दें कि चोरी करना किसी के हित में नहीं, हत्या करना किसी के हित में नहीं। भाई मर्डरर जो है, जो जिसकी हत्या होती है वो तो अपने जान से गया। या चोरी करने में हित है क्या किसी का? चोर को तो फायदा होता है, लेकिन उसने उस व्यक्ति को लूटा है जिसने अपनी मेहनत से पैसा कमाया। तो इसलिए ये नियम बना दिया कि चोरी करना पाप, चोरी करने पर सजा होगी, अपराध। ठीक है, कई पश्चिमी देशों में जितने आप नियमों को तोड़ोगे उतना ही कठोर दंड। ठीक है, तो क्यों मनाए जाते हैं? क्योंकि नियम अगर आप तोड़ोगे, और वो नियम सही होंगे, उन्हीं को लोग मानेंगे जो सभी के हित में हो, अर्थात जनता जिनका पालन कर सकते हैं, जिसको पालन करने में किसी को कोई परेशानी नहीं हो और जो सभी के लिए उचित हो, तो वही नियम न्याय। ठीक है, अब ये नियम कैसे बनते हैं? ये नियम बनते हैं तर्क से, बुद्धि से, और उपयोगिता के आधार पर। 3 चीजों के आधार पर नियम बनते हैं, उन्हीं को हम मानते हैं, तर्क, बुद्धि और उपयोगिता। ये नियम बनाता कौन है? सरकार बनाती है। लेकिन अगर कोई सरकार ने ऐसा नियम बना दिया, जैसे हम कहते हैं पश्चिमी भारत में जब सामंत काल था, तब अंग्रेजों ने लगान की दर जो है 85% तय कर रखी थी, क्योंकि आप जितनी फसल होती है उससे 85% आपको लगान के रूप में देना है। अब किसान के पास बेचारा क्या बचता? तो आप इस नियम का पालन करोगे क्या? नहीं। 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों ने जो बंदूकें थी, जो राइफलें थी, उन राइफलों को, उनमें लगने वाला जो कारतूस था उस पर गाय और सूअर की चर्बी लगी होती थी। ठीक है, सैनिकों ने उसका प्रयोग करने से मना कर दिया। ठीक है, तो ये जो नियम जो तर्क पर आधारित नहीं हो, हिंदू उस समय सैनिकों का कहना था कि इस पर गाय और सूअर की चर्बी है, इसलिए हम इसका प्रयोग नहीं, यानी तर्क के आधार पर वो गलत था। बुद्धि के आधार सब लोग कहें कि हाँ जो ये नियम सही है। और उपयोगिता, उस नियम का पालन करने में प्रजा का भला हो, वो सबके लिए उपयोगी हो, ऐसे नियमों को ही पालन करने में न्याय कहलाए। ठीक है, ऐसे नहीं कि राजा के जम गई इसलिए वो नियम बन गए। हम लुई 16वें और जो प्राचीन समय में कुछ ऐसे अत्याचारी राजा हुआ करते थे, उनके नियमों का पालन प्रजा विद्रोह क्यों कर देती? क्योंकि वो नियम गलत थे। तो नियम कैसे होना चाहिए? डेविड ह्यूम के अनुसार नियम वे हैं जिनमें सभी का हित हो, जो नियम तर्क के आधार पर, बुद्धि के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर बने हो, उन्हीं नियमों को पालन करने में हमारी भलाई है। एक विद्वान हुए आधुनिक काल में, उनका नाम है जेरेमी बेंथम, जो उपयोगितावाद के जनक भी हैं। तो उन्होंने भी परिभाषा दी है। जेरेमी बेंथम कौन है? ये उपयोगितावाद के जनक हैं। याद रखना है, प्रश्न आ सकता है 1 नंबर का कि उपयोगितावाद के जनक कौन से विद्वान है? तो जेरेमी बेंथम है। इन्होंने न्याय की परिभाषा क्या दी? ठीक है, इनके अनुसार प्राकृतिक कानून जैसे कोई कानून नहीं होते हैं। पुराने जमाने में जब कानून बनाने वाली कोई संस्था नहीं थी, तो प्राकृतिक कानूनों को ही माना जाता था। प्राकृतिक कानून कौन से? जो प्रकृति ने बनाए, जो ईश्वर ने बनाए। जनता का मानना था कि ये कानून हमने नहीं बल्कि खुद प्रकृति ने बनाए, और उनका उल्लंघन नहीं किया जाता था, क्योंकि लोग मानते थे कि उनका उल्लंघन करना ईश्वर का उल्लंघन करने के बराबर है। ठीक है, तो बेंथम ने प्राकृतिक कानूनों की आलोचना की है। उनका मानना है कि प्राकृतिक कानून जैसे कोई कानून होते ही नहीं है। कोई कानून प्राकृतिक, क्योंकि हमें किसने बताया? हमें कैसे पता किसने बनाया उनको? और हम कह रहे हैं ईश्वर ने बनाया, तो ईश्वर अगर उन कानूनों को तोड़ेंगे तो ईश्वर सजा देने थोड़ी आएगा। तो इसलिए बेंथम का मानना है कि प्राकृतिक कानूनों जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, बल्कि कानूनों का निर्माण कैसे होना चाहिए?
कानूनों का निर्माण होना चाहिए अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। के आधार पर कानूनों का निर्माण होना चाहिए। जैसे उपयोगितावाद के जनक है, इन्होंने माना है कि कोई भी कानून अगर हमारे लिए उपयोगी है तो हम उसका स्वेच्छा से पालन कर सकते हैं। कानून बनाने का काम सरकार करती है, लेकिन अगर ऐसा कोई कानून जो लोगों का भला नहीं करता है तो हम उसका पालना नहीं करेंगे। तो बेंथम ने माना है कि कानून जो बनने चाहिए वो किस आधार पर बनने चाहिए, वो इस आधार पर बनने चाहिए कि उससे अधिकतम लोगों का भला हो, बहुसंख्यक लोगों का भला हो, हजारों लोग लाखों लोगों का भला हो, और उनसे अधिक सुख भी कैसा, अधिकतम सुख हो। इसी के आधार पर कानून का निर्माण होना चाहिए। ठीक है, और उन्हीं कानूनों का हम पालन जनता करती है, क्योंकि प्राकृतिक कानून जैसी कोई चीज़ होती नहीं है, वो आलोचना करते हैं प्राकृतिक कानूनों की। ठीक है, तो बेंथम जो कि उपयोगितावाद के जनक हैं, उनका मानना है कि प्राकृतिक कानून जैसे कोई कानून होते ही नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक कानून ईश्वर बनाता है, प्रकृति बनाती है, प्रकृति हमें दिखाई नहीं देती। अगर उन कानूनों को तोड़ेंगे तो हमारे दंड देने वाली कोई शक्ति नहीं है, इसलिए प्राकृतिक कानून नहीं होते, बल्कि कानून कैसे होते हैं, वैधानिक कानून होते हैं जो सरकार बनाती है। और सरकार को भी ऐसे कानून बनाने चाहिए जो कि अधिकतम लोगों का भला कर सके। ठीक है, तो ये बेंथम की परिभाषा हो गई। फिर एक विद्वान और हुए हैं, उनका नाम है J.S. मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल। ये आधुनिक विद्वान है सारे, डेविड ह्यूम है, जेरेमी बेंथम है, J.S. मिल है। उन्होंने भी आधुनिक काल में न्याय किसे माना है उसके बारे में बात करेंगे। उन J.S. मिल का मानना है कि हर मनुष्य अपनी सुरक्षा चाहता है। हर मनुष्य क्या चाहता है कि भाई मैं सुरक्षित रहूं, मेरी संपत्ति और मेरे पास जो भी है वो सब सुरक्षित रहे। ठीक है, हर मनुष्य अपनी सुरक्षा चाहता है, इसलिए वह कुछ ऐसे नैतिक नियमों का पालन करता है जिसे उसे सुरक्षा मिले। तो अपनी सुरक्षा के लिए क्या करेगा, वो कुछ नैतिक नियम बनाएगा, और वो नियम ये हैं जो सबके लिए फायदेमंद है। तो इसलिए क्या करेगा, वो अपनी सुरक्षा के लिए ही इन नियमों का पालन करेगा। ठीक है, इसलिए वो मानते हैं कि कुछ ऐसे नैतिक नियमों का पालन करता है जिससे उसे सुरक्षा मिले, अर्थात उपयोगिता ही न्याय का मूल मंत्र है। मिल का मानना है उपयोगिता ही न्याय का मूल मंत्र है। यानी जो कानून हमारे लिए उपयोगी है हम उसका पालन आसानी से करेंगे, और जो कानून, जो नियम व्यक्ति का भला नहीं कर सकते, जो हानिकारक है हमारे लिए, जिनका पालन करना हमारे लिए उचित नहीं है, हम उनका पालन नहीं करेंगे। इसलिए J.S. मिल भी उपयोगितावाद इसके समर्थक है बेंथम के। तो वो भी मानते हैं कि वे नियम, नैतिक नियम किस आधार पे होना चाहिए, वे नियम जो उपयोगिता के आधार पे हो, उन्हीं को जो है माना जाना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल दे सकते हैं कि चोरी करना या दूसरे की संपत्ति छीनना अपराध है। अब ये किसी के लिए उपयोगी हो सकता है क्या? भाई चोरी करना, आज आपके घर में चोरी हुई है, आप कहोगे नहीं साहब चोरी करना सही है। अगर आज कहोगे तो किसी और घर में या दूर पड़ोसी के घर में चोरी हुई, आप चुपचाप रहोगे तो अगला नंबर आपका भी आ सकता है। तो हम ये कहते नहीं साहब हम चोर को मारते क्यों हैं, क्यों गुस्सा करते हैं उस पर कि साहब तूने गलत काम किया। कि चोरी करना किसी के हित में नहीं है, दूसरों की संपत्ति छीनना किसी के हित में नहीं है। इसलिए सरकार ने नियम बना दिए साहब चोरी करना अपराध है, दूसरों को लूटना अपराध है। और इस नियम का, क्योंकि ये नियम सबके लिए बराबर लागू है और ये नियम सबके हित में है, इसलिए सरकार ने नियम बना दिया कि भाई चोरी करने पर आपको 6 महीने की जेल होगी। तो ये नियम सबके लिए फायदेमंद है, इसलिए वो नैतिक नियम, क्योंकि ये नियम किस पे आधारित है, उपयोगिता पर आधारित। इसलिए हम कह सकते हैं कि J.S. मिल भी मानते हैं कि उन नैतिक नियमों का पालन करना हमारे लिए आसान होगा
जिन नैतिक नियमों से हम अपना कार्य कर सकते हैं, जिन नैतिक नियम जो है पालन करने में हमारा हित है और समाज का हित भी है। ठीक है, तो इसलिए जैसमिल मानते हैं कि उपयोगिता ही न्याय का मूल मंत्र होता है। ठीक है, तो न्याय यानी यहाँ पर हम आधुनिक काल में हमने कई ऐसे विद्वान हुए हैं जिन्होंने न्याय का अलग अलग अर्थ दिया है, अलग अलग परिभाषा दी है। तो उसमें से डेविड ह्यूम ने पहले परिभाषा दी है, फिर उसके बाद जेरेमी बेंथम ने दी है, फिर जैसमिल ने दी है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं एक आधुनिक और विद्वान हैं जिनका न्याय सिद्धांत सबसे ज़्यादा प्रचलित है और सबसे ज़्यादा पढ़ा भी जाता है। उन विद्वान का नाम है जॉन रॉल्स। जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत। देखिए, जॉन रॉल्स ऐसे विद्वान हुए हैं जिनकी परिभाषा, न्याय संबंधी परिभाषा का अधिकतर प्रयोग आज भी किया जाता है, या आज भी इसको जो है सबसे उचित परिभाषाओं में से गिना जाता है। ठीक है, उन्होंने जो पुस्तक लिखी थी उस पुस्तक का नाम है ए थ्योरी ऑफ जस्टिस। ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, न्याय का सिद्धांत। तो जॉन रॉल्स ने अपने न्याय संबंधी विचार कौन से पुस्तक में दिए? 1 नंबर का आएगा। यह पूछा जा सकता है द थ्योरी ऑफ जस्टिस पुस्तक किसकी है? तो जॉन रॉल्स की है। इन्होंने अब जो है अपनी न्याय सिद्धांत इस पुस्तक में इन्होंने दिया है। वो परंपरागत जो न्याय सिद्धांत था पुराने समय में जो चला आ रहा था, उनके सख्त खिलाफ थे। परंपरागत न्याय सिद्धांत के विरोधी थे, क्योंकि पुराने ज़माने में राजा महाराजाओं के समय में जो न्याय सिद्धांत लागू था, प्रचलित था, जॉन रॉल्स उसको नहीं मानते। ठीक है, और उन्होंने जो उपयोगितावादी विद्वान हैं, जो आपने पढ़ा है, जैसमिल हैं, बेंथम हैं, उनके न्याय सिद्धांत को भी वो नहीं मानते। उपयोगितावादी जो न्याय सिद्धांत के जो हैं उनको भी वो नहीं मानते। जैसमिल आपने पढ़ा ना, अधिकतम लोगों का अधिकतम हित। उपयोगितावाद का मूल मंत्र क्या है? अधिकतम लोगों का अधिकतम हित। तो वो इन दोनों को नहीं मानते। ठीक है, वो परंपरागत न्याय सिद्धांत को भी नहीं मानते जॉन रॉल्स, और उपयोगितावादियों ने जो कहा है कि अधिकतम लोगों का अधिकतम हित के आधार पर कानून बनने चाहिए, उसको भी जॉन रॉल्स आलोचना करते हैं, उसको भी नहीं मानते। ठीक है, उन्होंने उपयोगितावाद द्वारा बताए गए अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख पर आधारित न्याय व्यवस्था को भी उन्होंने त्रुटिपूर्ण माना है, गलत माना। ठीक है, तो फिर न्याय सिद्धांत उन्होंने कैसे दिया है, उनके न्याय सिद्धांत की क्या विशेषता है? तो यहाँ हम पढ़ते हैं जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत की विशेषता। रॉल्स के न्याय सिद्धांत की विशेषताएं। देखिए, रॉल्स अपने न्याय सिद्धांत में क्या क्या चीज़ें मानता है कि क्या क्या होनी चाहिए। उसमें से पहले अगर पॉइंट देखें तो वो सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं स्वतंत्रता को, कि न्याय उसी पे आधारित होनी चाहिए जिसमें अधिकतम स्वतंत्रता हो। यानी हर व्यक्ति को अपना अपना इच्छित कार्य करने का अधिकार होना चाहिए। यानी जितनी ज़्यादा स्वतंत्रता का आप प्रयोग कर सकते हो, उतना ही आप कह सकते हो कि हमें न्याय प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो जॉन रॉल्स के अनुसार न्याय के लिए अधिकतम स्वतंत्रता आवश्यक है। स्वतंत्रता कैसी होनी चाहिए? अधिकतम स्वतंत्रता हो, अर्थात सब व्यक्तियों को अपना अपना अपने हित के कार्य करने की छूट हो, लेकिन कार्य ऐसा होना चाहिए जिससे किसी और का नुकसान नहीं हो। यार, अब हमने कर्तव्य और अधिकारों में अंतर पढ़ा ना, तो हमने पढ़ा था कि अधिकारों का प्रयोग हम तब तक सही कर रहे हैं जब तक हम अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। ठीक है,
तो ये रॉल्स मानते हैं कि अधिकतम कल्याण, अधिकतम स्वतंत्रता, जितनी ज़्यादा स्वतंत्रता होगी हम कह सकते हैं उतना ही न्याय प्राप्त होता है। प्राचीन काल के जो अत्याचारी शासक थे, तानाशाही शासक थे, उन शासकों के काल में व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कोई स्वतंत्रता नहीं थी, इसलिए हम ये कहते थे कि साहब न्याय नहीं, अन्याय हो रहा है जनता के साथ। ठीक है, तो रॉल्स जो है वो न्याय की पहली शर्त मानते हैं कि अधिकतम स्वतंत्रता न्याय की पहली शर्त होती है, अर्थात जितनी ज़्यादा स्वतंत्रता का आप प्रयोग कर सकते हो उतना ही आप अधिक न्याय प्रिय हो। ठीक है, तो जॉन रॉल्स के अनुसार न्याय के लिए अधिकतम स्वतंत्रता एक आवश्यक शर्त है, और इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को व्यापक स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। स्वतंत्रता कैसी? व्यापक, अधिकतम, ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्रता अगर प्राप्त होगी तो हम कह सकते हैं न्याय पर आधारित, जो उस जैसे अन्य व्यक्तियों की उपलब्ध रहती है। अब स्वतंत्रता के बारे में ये नहीं कि स्वतंत्रता मुझे स्वतंत्रता हो, मेरे पड़ोसी को नहीं। ठीक है, एक क्लास में एक व्यक्ति को अपनी मन मर्जी से काम करने की, एक बच्चे को कह दिया भाई तू तेरी इच्छा हो जो कर, और बाकी व्यक्तियों को कहे नहीं आप कुछ नहीं करोगे, तो ये न्याय है कि अन्याय है? बिल्कुल स्वाभाविक अन्याय है। स्वतंत्रता, हर व्यक्ति को अधिकतम स्वतंत्रता होनी चाहिए, पहली शर्त तो ये। और स्वतंत्रता भी कैसी होनी चाहिए? स्वतंत्रता का मतलब हो गया कि जिस प्रकार हम अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग करते हैं उसी प्रकार अन्य व्यक्तियों को भी अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग करने की छूट होनी चाहिए। ठीक है, तो न्याय की पहली शर्त क्या मानते हैं जॉन रॉल्स? कि अधिकतम व्यक्तियों का जो है अधिकतम स्वतंत्रता होनी चाहिए। नंबर 2, सबके लिए कल्याणकारी स्थितियां, सबके लिए कल्याणकारी स्थितियां। सबके लिए कल्याण, या स्वतंत्रता का प्रयोग केवल एक व्यक्ति या कुछ लोग करते हैं तो हम क्या वहां अन्याय है। दूसरी शर्त क्या होनी चाहिए? कि सबके लिए कल्याणकारी स्थिति हो, अर्थात सामाजिक और आर्थिक स्थितियां इस प्रकार हो कि किसी भी व्यक्ति का दुर्गुण, कह सकते हैं किसी भी व्यक्ति का अहित नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, तो रॉल्स का न्याय सिद्धांत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे, और भी है। ठीक है, तो यहाँ से हम ध्यान रखना है कि आपको न्याय के संबंध में एक तो 2-3 पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि रॉल्स जैस मिल या उपयोगितावाद का जनक किसको कहते हैं। ठीक है, और अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण, ये भावना किसने ली है या ये जो है सिद्धांत किसने दिया है? तो आप कह सकते हो उपयोगितावाद। इसके अलावा आपने पढ़ा सिटी ऑफ गॉड किसकी पुस्तक है? तो कुछ ऐसे 1-1 नंबर के प्रश्न बनते हैं जिनको आप ध्यान से पढ़ें, और उसके बाद हम जो है रॉल्स का न्याय सिद्धांत को आगे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।